नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और आगे बढ़ने से पहले 25 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान की हमले की साजिश नाकाम हुई है। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त किया गया है। और भारत की जवाबी कार्रवाई में हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ। स्टेडियम में आज रात होना था क्रिकेट मैच। पाकिस्तान ने सभी PSL मैच को कराची में शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान के हमले की कोशिश के सबूत जुटाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल के मलबे रिकवर किए जा रहे हैं। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया। S-400 से ड्रोन और मिसाइल से हमले की साजिश नाकाम की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुत सटीक तरीके से टारगेट हिट किए गए। सफल ऑपरेशन के लिए सेना को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुई सर्वदलीय बैठक। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दी ऑपरेशन की जानकारी और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर हम सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा सब इस घड़ी में सरकार के साथ हैं। देश हित में हमेशा सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इस बैठक के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, TRF को अमेरिका से बैन कराएं। जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा ऑपरेशन था। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच PM हाउस में बैठक हुई है। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज एक कार्यक्रम में कहा है कि विकसित भारत का रूप कल ही आपने देखा होगा। भारत किसी को छेड़ता नहीं है। अगर किसी ने सेंध लगाई तो भारत उसके मान में घुसकर मारता है। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान से एक नया विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना को बहुत बधाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन का दूसरा नाम होना चाहिए था। पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट है। शहर में सुनाई तेज धमाकों की आवाज़ और एक के बाद एक हुए कई धमाके। और वाल्टन एयरपोर्ट के पास धमाकों से हड़कंप मचा और गोपाल नगर और नजीराबाद इलाके में धमाके के बाद अफरा तफरी की। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की लगातार गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम लांस नायक दिनेश कुमार है। पाकिस्तान 14 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। LOC पर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और जम्मू के अखनूर एरिया में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पूरी LOC पर हाई अलर्ट है। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी जमीन से आसमान तक निगरानी अब की जा रही है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित है। राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। राजस्थान में जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद हैं। जयपुर से सवाई मानसिंह स्टेडियम को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। 10 मई तक बंद रहेंगे 21 एयरपोर्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के 21 एयरपोर्ट बंद रहेंगे। इन 21 एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित नहीं होंगी। भारतीय एयर स्ट्राइक में हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर तबाह हुआ है। हिजबुल के आतंकी सेंटर में न सिर्फ आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, बल्कि इतना बड़ा था कि इसमें करीब 200 हिजबुल मुजाहिद आतंकी रह सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमला ही नहीं किया, हमारा मजाक उड़ाया। बताया जा रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद आतंकी मसूद अजहर रोया। खबरों के मुताबिक एयर स्ट्राइक में
उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। उसकी बड़ी बहन बहनोई मौत हुई है, जिसके एक भतीजे और पत्नी की भी मौत हुई है। भारतीय सेना ने 3 बड़े आतंकी ठिकानों के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को तबाह किया। और पाकिस्तान ने भारत के एयर स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं कुछ भी मदद कर सकता हूं तो मैं उसके लिए मौजूद रहूंगा। ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम मैं करता हूं और दोनों देश बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पूरा शांति था, घूमते थे, फिरते थे। गेहूं कटाई का सीजन है भैया। गेहूं देखो आपके सामने ये पड़ी हुई है, इधर हमारी काट के रखी हुई है हमने। ऐलान किया उन्होंने, अभी मत रखो किसी का भेड़, शायद यहाँ गाय मत रखो, भेड़ मत रखो, आगे हालात खराब है साहब। परसों रात को जब बम गिरे हैं, बॉर्डर से बम आए हैं, जो उससे ये मकान गिरा है। यहाँ पर सामने से शेलिंग हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन जो है वो हो रहा है। बच्चों को बोला कि भाई आप जमीन पर लेट जाओ। कुछ नहीं है हमारे पास बचने के लिए, खाली मकान है बस। तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। कुछ देर पहले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हो रही है वो पहलगाम में हुए हमले का नतीजा है और भारत इसे बढ़ाना नहीं चाहता। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमारे देश में 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उसकी एक कोशिश नाकाम कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना भी बनाया। तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने LOC के पास बसे गांवों में रहने वाले बेगुनाह भारतीयों पर गोलीबारी तेज कर दी है। सरहद पर पाकिस्तान के इस गुनाह के सबूत बिखरे पड़े हैं। NDTV की रिपोर्टर्स इस समय बॉर्डर से सटे इलाकों में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हर गुनाह का सबूत कैमरे में कैद किया है। तो आपको बताएं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी पुंछ में है, मोहम्मद गजाली राजौरी में है, शिव अरूर श्रीनगर में है, मुकेश सेंगर अनंतनाग में है, गुरप्रीत चीना फिरोजपुर में और हर्षा कुमारी सिंह जैसलमेर में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं पुंछ में हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। और अनुराग, वहां पे किस तरह के हालात हैं वो हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटार शेलिंग हुई है पूरे पुंछ में। और अगर आप पुंछ में जाएं पुल के बाद ही, तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे शहर में कोई तीसरी चौथी गली ऐसी नहीं बची है जहां पर फायरिंग नहीं हुई है, जहां पर बमबारी नहीं की गई है। और यही वजह थी कि रात से लोग बता रहे हैं कि लगभग 10 से 11 घंटे तक लगातार, ऐसा कई लोगों ने कहा कि 65 और 71 की लड़ाई में भी कभी इस तरह की शेलिंग नहीं हुई है, इस तरह की फायरिंग नहीं हुई है। 12-13 लोगों की मौत हुई, जैसा आपने खुद बताया कि एक लांस नायक भी शहीद हो गए। कई लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद अब फायरिंग थम जाए और वो बाहर निकलें, और बाहर निकले उस दौरान उनकी मौत हुई है। 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। फिर चाहे वो BT कॉलेज का इलाका हो, चाहे पुल के बाद जैसा मैंने बताया, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी जगह जगह पर ऐसा जख्म दिया है। नापाक मंसूबे पाकिस्तानियों ने इस तरह की फायरिंग की है, वो भी निर्दोष निहत्थे सिविलियन इलाकों में। जबकि भारत ने तो उनके आतंकी पनागाह, आतंकी चारागाह को नष्ट किया, लेकिन इस तरह से निर्दोष लोगों पर
फायरिंग की गई है, जिसमें 12-13 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों को राजौरी के अस्पताल में तो कुछ लोगों को आगे पठानकोट भी रेफ़र किया गया है। किसी गुरुद्वारे की छत गिर गई। 25 से 30 घर ऐसे हैं जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। एक जो वहाँ पर पेट्रोल पंप है उसकी छत को भी नुकसान पहुँचा है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। और जब सुबह हम राजौरी से उस तरफ निकले थे तो जो राजौरी और पुंछ के बॉर्डर पर भी कुछ गांव हैं जहां हम पहुंचे, वहां पर भी हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लोग ज़ख्मी हुए हैं। कई गांव खाली हो गए हैं। उन गांव वालों को ज़िला मुख्यालय पर या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर हैं, उनके खेतों में जो गेहूं की फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो गई है। अब लोगों के पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं बचा है, कुछ खाने को नहीं है। ऐसी बातें लोगों ने हमें बताई है। और हर शख्स यही कह रहा था कि इसके पहले भी युद्ध हुए हैं, इससे पहले भी इस तरह का तनाव सीमाओं पर हुआ है, लेकिन इन गाँव को निशाना नहीं बनाया गया या इस तरह से शहर के बीचों बीच को निशाना नहीं बनाया गया जैसा इस दफ़े बनाया गया है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो निर्दोष निहत्थे नागरिक हैं उनको वो हताहत हुए हैं, वो घायल हुए हैं, उनकी मौत हुई है। लगातार बिना रुके फायरिंग वहां से चलती रही है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आप हमारे साथ इस समय लाइव हैं, पुंछ से भी जानकारियां आई, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, वो एमईए की ब्रीफिंग में उसका जिक्र हुआ है, वो अपने आप में परेशान करने वाली खबर है। और जब लगातार आप आज वहाँ पर लोगों के घर पहुँच रहे थे, आपने अपने प्रीरेक्स भेजे, उसमें मैंने देखा किस तरह से जो घर नए बन रहे थे किस तरह से शेलिंग हुई है और जो घायल परिवार वाले हैं उनका दूर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत परेशान है सरहद में लोग। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को राजौरी के ज़िला मुख्यालय में जो अस्पताल है वहाँ लाया गया है, कुछ लोगों को पठानकोट भेजा गया है। ये बताया लोगों ने कि पुंछ में जो अस्पताल है वहाँ सर्जन्स की कमी है, कुछ इस तरह की बातें भी है कि डॉक्टर्स की कमी है। हालांकि चूँकि व्यवस्था अपने आप को पूरी तरह से उसने पुश किया हुआ है, लोगों की मदद के लिए तत्पर है, सेना लगातार चाक चौबंद है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर लोग हताहत होते हैं तो कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। फिर भी स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जिन इलाकों में ज़्यादा फायरिंग है, शेलिंग है, वहाँ से लोगों को हटाया जा सके, जो घायल हैं उनकी मदद की जा सके, उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके जल्द से जल्द। बिल्कुल अनुराग, और ये ऐसा समय जब सब एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और आपने ये जानकारी दी। आप भी अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग। और सज़ा मिलने के बाद भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। उसने 7-8 मई की रात उत्तर और पश्चिम भारत की 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और इन शहरों के नाम आपको दिखा देते हैं। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। और इसके बाद भारत ने जवाबी प्रहार किया और पाकिस्तान में जिस तरह से हमने आपको बताया एयर डिफेंस सिस्टम को वहाँ पर तबाह कर दिया है। तो सरहदी इलाकों में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, आपको अब राजौरी लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली वहाँ पर मौजूद हैं। गजाली, अब आप ज़रा बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह से आपने दिन भर की आज हाल देखा? जी देखिए निधि, हालात इस तरह के हैं कि राजौरी शहर और ज़िला मुख्यालय और दूसरे इलाके जो राजौरी ज़िले में आते हैं उसमें देखने को बहुत फ़र्क मिल रहा है। जो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां से मैं करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, इस इलाके में शाम होते ही सूरज ढलने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये एक संकेत मिलता रहता है कि पाकिस्तान दोबारा जो है वो सीमा रेखा का उल्लंघन करेगा, फायरिंग करेगा और लगातार वो शेलिंग हो रही है। और उन इलाकों में जो घर हैं वो बिल्कुल फायरिंग रेंज में आते हैं। इस वजह से अगर 303 के राइफ़ल से भी अगर फायर हो तो गोली वहाँ तक आती है, लेकिन वहाँ से मोटार शेल से बार बार जो है गोलीबारी हो रही है। कल की रात जो है वो थोड़ा सुकून वाली थी कि कल जो है रात में कोई शेलिंग राजौरी में नहीं हुई। पुंछ का हाल जैसा अनुराग बता रहे थे, बगल वाला ज़िला है पुंछ, वहाँ पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वहाँ पर लगातार हो रहा था। राजौरी में फ़िलहाल 2 तरह की समस्या है। एक समस्या तो ये है कि जो ऊंचे इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से लोग जो हैं अपने गांव और घर को छोड़कर नीचे इलाकों में जा रहे हैं, प्लेन के इलाकों में जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू ज़िला हो या फिर राजौरी का जो ज़िला मुख्यालय है उस ज़िले के उस इलाके में जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि ये गेहूँ के कटाई का भी सीज़न है, चाहे
चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो या फिर जम्मू के भी कुछ इलाके, जैसा राजौरी में भी कुछ लोग जो हैं अपने खेतों को वैसे ही खड़ी फसल छोड़कर भागने को या दूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तीसरा बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो अस्पताल हैं या जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं उसमें सभी लोगों का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि कई घायल जो हैं वो पुंछ से भी आ रहे हैं, कई जो हैं वो जम्मू से भी आ रहे हैं। तो यहाँ से बड़े ज़िलों में, जम्मू से नहीं, खास करके राजौरी के जो हैं, तो यहाँ से बड़े ज़िलों में उनको रेफ़र किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सेंटिमेंट है वो ये है कि कई लोग यही कह रहे हैं कि जब तक भारतीय सेना, भारत सरकार और ज़िला प्रशासन जिस तरह की सजेशंस और सुझाव दे रहा है या जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको वो पालन करेंगे। और पाकिस्तान से वो इस वजह से खफा है कि वो जानबूझकर सिविलियन यानी स्थानीय लोगों के घर को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। वाकई में ये जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है ये अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हम अनंतनाग। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है अनंतनाग। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर है एक तरह से अनंतनाग। जी मुकेश, आज किस तरह से निकला आज का आपका दिन, क्योंकि 1 घंटे की दूरी पर आगे पहलगांव भी है, तो आप बताइए, वहाँ से आप लगातार इतने दिनों से हमें खबरें दे रहे हैं, आज किस तरह से दिन रहा यहाँ पर इस इलाके में? देखिए, पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी उसमें श्रीनगर भी था और अवंतीपुरा भी था। हालांकि मैं भी अनंतनाग में हूं, लेकिन वो मिसाइल अटैक जो है वो सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि वो मिसाइल अटैक नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो LOC है वहाँ पर पहले से हाई अलर्ट है, ज़मीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है और पूरे LOC में के आसपास जितने भी गांव हैं, छोटे शहर हैं, उन सब में जितने भी गांव वाले रहते हैं उनको कुछ खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि या तो वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं या अगर घर में हैं तो घर के अंदर ही रहें, बाहर न निकलें, और या अगर उनके पास बंकर हैं तो वो बंकरों में रहें। इसके साथ ही आज मैं नौगाम इलाके में गया, वहाँ पर भी बॉर्डर पर लगातार जो फायरिंग है वो जारी है। नौगाम में मैंने कई लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि उनके पास बंकर नहीं है, यहाँ पर जो है सुरक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेना के साथ में है। सेना जैसा कर रही है वो हिंदुस्तान के साथ में है और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनकी अतिरिक्त जो कंपनियाँ हैं वो भेजी जा रही हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो गांव हैं, गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना और साथ में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करना, इसके लिए जो एडिशनल फोर्सेस हैं अर्धसैनिक बलों के वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर LOC के आसपास जो तमाम शहर हैं, खासतौर से कुपवाड़ा है, उरी है, इन तमाम जगहों पर फायरिंग हो रही है और जो सिविलियंस हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं। हमारी सेना भी इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। और आइए अब अनंतनाग से हम आगे रुक करते हैं राजस्थान का जैसलमेर पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई उसके बाद इलाके में हमारे जवान मुस्तैद हैं, इसका असर इन इलाकों में साफ महसूस किया जा रहा है। जैसलमेर से हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, आप बताइए, आपके चारों तरफ मैं लोगों को देख पा रही हूँ, किस तरह की वहाँ पर जैसलमेर में स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जैसलमेर पूरी तरह से सतर्क है और मैं जल्दी से इन लोगों से पूछना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी देर से उत्सुक थे कि NDTV में आकर अपने व्यूज़ रखें। IG साहब यहाँ पे आए थे, आपको क्या बोला, आप लोगों को कैसे सतर्क रहना है? हमारे को सतर्क रहना है, जो कोई संदिग्ध लोग दिखे तो उनसे हमारे को सूचना थाने में देनी है, जो हम पक्का देंगे। इसलिए हम आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उस पे नज़र रख रहे हैं। बाहर का कोई अनजान आदमी दिखता है तो उस पे भी नज़र रख रहे हैं। कोई डाउट रहा तो पुलिस स्टेशन पे उनकी वो इत्तला कर देंगे। बोला है ब्लैकआउट का, जो रात को हम ब्लैकआउट के लिए सतर्क है। और अगर कोई ब्लैकआउट, आप लोग जाके गश्त लगा रहे हैं ब्लैकआउट करवाने के लिए? हाँ जी, अब गांव में जहाँ एक्स्ट्रा लाइटें जग रही है उनको बंद करवा दें। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट है पूरा। लेकिन हमें पूरा पुलिस के साथ है, प्रशासन के साथ में है, लेकिन हमारा पूरा सहयोग रहेगा।
तो आपने देखा कि यहाँ हम उस बॉर्डर विलेज में हैं जो करीब बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर आके इनको मिल रही है और बता रही है कि किस तरह से इनको सतर्क रहना चाहिए। जैसलमेर से ही खबर है कि आज 6 लोगों को पकड़ा गया है जो संदिग्ध गतिविधियों में या संदिग्ध एक्टिविटी में दिख रहे थे। तो इस तरह से भी यहाँ पर जो बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ पर टेंशन है लेकिन सब लोग सतर्क है और यहाँ पर एक हाइटेंड विजिल ज़रूर दिखाई दे रही है ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल हर्षा, अपना भी ध्यान रखिए और इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और ये बेहद राह देता है कि लोग अलर्ट पर हैं और जिस तरह से मुस्तैदी से जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर हर तरह से एहतियात बरती जा रही है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा हमें जानकारी दे रही है जिन इलाकों में अलर्ट, जिस तरह से अटैक हुआ था, हमला हुआ था, किस तरह की स्थिति है, कुछ अपडेट के साथ वो हमारे साथ है। जी मनोज्ञा। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत ने ये बार बार पाकिस्तान को कहा है, लेकिन पाकिस्तान को बार बार यही बात नहीं समझ में आती है। तो अब समय आ गया है उसे समझाने का। पहले दिन यानी कि 7 मई की रात को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया तो ये साफ कर दिया कि हमने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को किसी भी तरह से उसकी उल्लंघन नहीं किए हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आई और उसने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। ये सिविलियन इलाके हैं, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से गलत हैं। भारत ने आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं, उसकी वानगी दिखाते हैं। पाकिस्तान के इन शहरों पर भारत ने हमला किया है और बखूबी किया है, जिसमें हमने हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम का अपने शहरों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, छोर, चकवाल, अटक, घोटकी, कराची, मियानो। कराची समुद्र के पास पड़ता है, लेकिन ये दोनों रावलपिंडी और उसके साथ लाहौर, इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आर्मी बेस हैं। भारत को ये बखूबी पता है कि पाकिस्तान ने अगर हमारे शहर पर, शहर का मतलब हमारे नागरिकों पर अगर हमला किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है, अब आप कल्पना कीजिए कि भारत से ये ड्रोन चले हैं और लाहौर और रावलपिंडी में जो आर्मी बेस हैं उनके पास जाकर हमने बढ़िया डैमेज किया है। डैमेज का मतलब कि पाकिस्तान को अब इसका स्वाद मिल जाएगा कि वो किससे उलझने की कोशिश कर रहा है। ये पुराना भारत नहीं है जो आप कुछ बोल देंगे तो सुनकर चुप हो जाएगा और फिर इंतज़ार करेगा कि कोई और आकर इंटरवीन करे, बातचीत करे और फिर हमें समझाए। ऐसा नहीं है। अब भारत को ये पता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कब हुआ आपको पता है ना? सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल हो जाने का मतलब है कि जो भी सामने आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से भारत ने भी किया है। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इन सारे शहरों में हमारे पास एविडेंस है कि ये हमले सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ जो नुकसान हुआ है, रावलपिंडी में तो ये हालत हो गई है कि वहाँ के स्टेडियम से जब धुआं निकला, जब वहाँ पर ड्रोन गिरा और जो नुकसान हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ये नहीं समझ पाया है कि उसे करना क्या है, बोलना क्या है, तो झूठ बोल रहा है। और झूठ पे झूठ ये बोल रहा है कि उसने भारत का नुकसान किया है। आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। खुद वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से अगर पूछा जाए तो वो विदेशी मीडिया में जाके बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। कल्पना कीजिए उस देश का हाल, उस देश का आलम जिसका डिफेंस मिनिस्टर, जिसका रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि मैंने वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ किसको कितना मारा है। मारा होगा तो पता होगा ना। वो इतना पिट चुके हैं, पाकिस्तान इतना पिट चुका है और अभी और पिटेगा। पाकिस्तान को ये ज्ञात रहे कि ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत सारे शहर बाकी है। लेकिन जिस तरह से इन सारे इलाकों में गतिविधियां हुई हैं, भारत की फौज, भारत की सेना, भारत का एयरफोर्स और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अब पूरी तरह डिसाइडेड है। फैसला हो चुका है कि इस बार अगर एक बार और पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया तो पाकिस्तान की ओर से एक हमला होगा, लेकिन भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई रुकेगी नहीं।